दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैगन की रोपाई और बाद में जरूरी प्रबंधनों पर जानकारी। मृदा के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मृदा परीक्षण कैसे करें। अधिक दूध उत्पादन के लिए गर्मियों में गाय भैंसों की देखभाल। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने बैगन की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध अब रोपाई के लिए तैयार हो गई है। और हमारे जो किसान इसकी सही तरीके से रोपाई करना चाहते हैं, तो खेत की तैयारी से लेकर पौध रोपाई तक के कार्यों को सही तरीके से संपादित करना होगा। तो बैगन की अधिक उपज लेने के लिए कैसे करें रोपाई, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि ज्ञान केंद्र बरेली के सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सैन चौधरी। किसान भाइयों, ये जो समय चल रहा है, इस समय जो है किसानों को हमारे बैगन की फसल भी लगाने का उचित समय है। और बैगन की जिनकी पौध तैयार है, जाड़े के महीने के अंदर बैगन की जिन्होंने किसान भाइयों ने जो है पौध तैयार कर रखी है, उनको खेत में लगाने का अच्छा समय है। खेत में लगाने के समय कुछ चीजें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। खेत की तैयारी जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर खेत ठीक से तैयार नहीं करेंगे तो रोपाई के बाद पौधों की बढ़वार ठीक से नहीं होगी। खरपतवार अधिक होने के कारण कीट रोगों का प्रकोप भी बढ़ेगा। इसलिए एक जुताई हैरो से करके कल्टीवेटर से 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगा दें। जहां तक खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो गोबर की खाद उपलब्ध होने पर खेत की तैयारी के 15 से 20 दिन पहले जरूर प्रयोग करें। और उर्वरकों के रूप में यूरिया 210 किलोग्राम, डीएपी 190 किलोग्राम और 50 किलोग्राम एमओपी का पूरी फसल अवधि में प्रयोग करें। यदि संकर प्रजातियों की खेती करनी है तो उस दशा में उर्वरकों की मात्रा 1.5 गुनी कर दें और रोपाई के समय 50 से 55 किलोग्राम यूरिया और अन्य उर्वरकों का पूरा प्रयोग करें। शेष यूरिया को खड़ी फसल में 2 बार प्रयोग करें। किसान भाइयों, आपने बैगन की नर्सरी डालने के लिए उन्नत प्रजातियों का ही चुनाव किया होगा। यदि आप बाजार से पौधे लाकर रोपाई करने वाले हैं तो इन प्रजातियों का चयन करें। रोपाई के पहले पौधों को 2.5 ग्राम का रिज्व प्रति लीटर पानी की दर से तैयार घोल में उपचारित अवश्य कर लें, जिससे खड़ी फसल में रोगों का प्रकोप कम से कम हो। तो नॉर्मल तरीके से हम लोग ये कहते हैं, कुछ काश्तकार हमारे 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन कर देते हैं, कुछ लोग 2 फीट की रखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 2.5 से 3 फीट की दूरी पर लाइन से लाइन होनी चाहिए और उन लाइनों पर कम से कम 2-2 फीट की दूरी पर बैगन की फसल को इस समय जो है रोपाई करनी चाहिए। और रोपाई करते वक्त किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी जो मेढ़ों पर उनकी रोपाई करें, जिससे पूरे खेत में जो है पानी लगाना न पड़े। तो मेढ़ों पर जो है 2 फीट मतलब 2.5 फीट या 3 फीट की दूरी पर जो लाइनें बनाएं, उन लाइनों के ऊपर मेढ़े बना लें और मेढ़ों के ऊपर जो है पौधों की जो है रोपाई काश्तकार भाई को करना चाहिए। देखा जाता है इस समय जो बैगन की फसल जो लगाते हैं
वो फसल लगातार जो है नवंबर दिसंबर तक चलती है और दिसंबर के बाद जो है उनकी जो है पौधों को उखाड़ करके और उनको जला देना चाहिए। और ये जो पैदावार जो टाइम है, क्योंकि ये फसल जो लगातार जो जाएगी, पौध लगाने के लगभग जो है 45 से 50 दिन के बाद देखा जाता है उनमें फूल और फलत आने लगती है। इस मौसम में जो फसल लगती है उनमें जो है कीड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे फसल आगे बढ़ती जाती है और बरसात का सीजन आता है तो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप जो है खास करके देखा गया है। तो इसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर जैविक फसल हम ले रहे हैं और जान रहे हैं कि जो कोई कीटनाशक जो हानिकारक कीटनाशक खेत में न पड़े, तो उसमें एक ट्राइकोग्रामा कार्ड आते हैं और जो बैगन के में फल बेधक छोटी बेधक के लिए आते हैं, जो कलगी बेधक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको समय से फूल आने की अवस्था से अगर ट्राइकोग्रामा कार्ड 10-12 दिन के अंतराल पर हम बदलते रहें, लगाते रहें और उनको जब 10-12 दिन के बाद बदल दें तो ये देखा जाता है कि बैगन की फसल पर इतना नुकसान करने वाला जो फल बेधक है और कलगी बेधक है वो भी नुकसान नहीं कर पाता और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी जो है बैगन की फसल जो है मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को अगर प्रबंधन करके काश्तकार भाई हमारे चलेंगे तो उसका लाभ होगा। रही बात बीमारी की समस्या जो आती है इस मौसम के बाद, जैसे बारिश का मौसम आएगा और उसके बाद ही बीमारी की समस्या आती है, तो बीमारी के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अगर फफूंद की समस्या आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है प्रयोग करते हैं। उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करते हैं। और कुछ बैगन में देखा गया है कि जुआन उकठा रोग की भी समस्या आती है, उसमें पौधा ऊपर से पूरा सूख जाता है, हरा ही दिखने लगता है, हरा पौधा बिल्कुल जो है सूखने की अवस्था में पहुँच जाता है। ऐसे में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना चाहिए, साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों मिलाकर के पौधों को ऊपर से नीचे तक तर करने का काम करना चाहिए और जिससे पौधों का जो है सूखना रुक जाता है। रही बात इस समय जो खेत में फसल लगी हुई है, जिन्होंने पुरानी फसल लगा रखी है, उनमें भी खाद और पानी की व्यवस्था करके, क्योंकि उनकी घास वास निकाल करके और उनमें जमीन में NPK मिक्सचर खाद दे करके और पानी दे करके, जिससे नए कल्ले आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जो है फलत आएगी और ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो इस तरीके से बैगन की फसल से ज़्यादा मुनाफा काश्तकार भाई हमारे कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। लगातार फसलों में हो रहे अंधाधुंध रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारे खेतों की मृदा का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है और वहीं दूसरी तरफ खेती में लागत बढ़ रही है। और इस समस्या का मुख्य कारण है कि अधिकतर किसानों को अपने खेत की मिट्टी की उर्वरता का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि अपने फसलों से कम लागत में अधिक उपज लेने के लिए मिट्टी की जाँच कराएं और स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड के अनुसार फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, जिस पर जानकारी दे रहे हैं गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर अनेक से। आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और सबसे पहले आती है मृदा नमूना लेने की विधि। मृदा नमूना लेने के लिए जो आदर्श मृदा नमूना होता है वो लगभग खेत के बारे में किसानों को भली भांति परिचित होते हैं, अपने खेत के टुकड़े के बारे में कि खेत कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ नीचा है और कहाँ पर पानी भरता है, कहीं पर पानी नहीं भरता है। तो कम से कम 1 एकड़ से 15 जगह का सिलेक्शन करें। सिलेक्शन इस तरीके से करें जहाँ अच्छी मिट्टी हो उसका भी सिलेक्शन हो जाए, जहाँ खराब मिट्टी हो उसका भी सिलेक्शन हो जाए, जहाँ ऊंची ज़मीन हो उसका भी सिलेक्शन हो जाए, जहाँ नीची ज़मीन हो वहाँ का भी सिलेक्शन हो जाए। आइए पहले यह जान लें कि मृदा परीक्षण जरूरी क्यों है और मृदा परीक्षण कहाँ कराएं। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें लेते हैं और तमाम तरह के उर्वरकों को खेत में डालते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष चलती रहती है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरता कम होने से उपज में भी प्रतिवर्ष कमी आ रही है और उपज बढ़ाने की चाह में अधिकतर किसान उर्वरकों की मात्रा भी बढ़ाते जा रहे हैं,
जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है। इसलिए जरूरत है कि आप मिट्टी की जांच समय समय पर कराते रहें। मिट्टी की जांच के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग से संपर्क करें। केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए योजनाएं भी चला रही है, जिसका आप लाभ उठाएं और मृदा की उर्वरता बनाए रखें और अधिक उपज पाएं। तो खेत से मिट्टी का नमूना लेते समय आप कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। बी आकार का गड्ढा खोदें, गड्ढे की गहराई 9 इंच रखें। अमूमन जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो खुरपी इस्तेमाल की जाती है वो 9 इंच लंबी फाल होती है। खुरपी की फाल के बराबर गड्ढा खोदें और एक गड्ढे खोदने के बाद एक साइड से 1 सेंटीमीटर मोटी परत निकालें। मोटी परत निकालने के बाद जब 15 गड्ढों से निकालेंगे तो लगभग 5 किलो मिट्टी हो जाएगी। ये 5 किलो मिट्टी को एक गोलाकार रूप देते हुए 4 भाग में विभाजित कर लें। 2 भाग फेंकते रहें और ये प्रक्रिया तब तक अपनाते रहें जब तक आपकी आधा किलो मिट्टी शेष रह जाए। तो ये आपके 1 एकड़ टुकड़े का पूरा आधा किलो मिट्टी प्रतिनिधित्व करेगी। तो इससे अगर ये सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में मिट्टी आएगी तो ये आदर्श नमूना कहलाएगा और पूरा रिजल्ट उसमें क्लियर पता चल जाएगा। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिक कार्बन की। ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसा तत्व है कि ये है तो एक तत्व, लेकिन इसका सीधा संबंध नाइट्रोजन से भी होता है, इसका सीधा संबंध फास्फोरस से भी होता है, इसका सीधा संबंध फास्फोरस से भी होता है, इसका संबंध द्वितीयक पोषक तत्वों से भी होता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भी होता है। और इसकी मात्रा हमारी ज़मीन में लगभग जो 50-60 साल से हम लोग लगातार खेती करते आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 50-60 पहले इसकी मात्रा लगभग 1% तक आती थी। इस समय इसकी मात्रा 1% की जगह पर 0.3% हो गई है। तो ये हमारी ज़मीन के लिए और सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी पोजीशन में पहुंच गई है। तो इसको हमको सुधारना है और इसकी जो अमूमन मात्रा है अगर हम 0.5% के आसपास भी ले आएँ तो हमको आधी समस्या दूर हो जाएगी और हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम आएगा। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिक कार्बन की। अगर 0.5% से कम ऑर्गेनिक कार्बन होता है तो मृदा नमूना लो स्तर का माना जाता है। लो स्तर के लिए जो हम लोगों की रिकमेंडेशन है वो 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है। 0.5% से लेके 0.75% के बीच में अगर कार्बनिक पदार्थ होता है तो मृदा नमूना मध्यम स्तर का माना जाता है। मध्यम स्तर के मृदा के नमूने के लिए 178 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है और 0.5% से अधिक अगर कार्बनिक पदार्थ आता है तो मृदा नमूना उच्च स्तर का माना जाता है और उच्च स्तर के मृदा नमूने के लिए 90 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर संतुति दी जाती है। इसी तरीके से फास्फोरस के लिए फास्फोरस अगर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो मृदा नमूना लो स्तर का माना जाता है और लो स्तर के मृदा नमूने के लिए 80 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर संतुति दी जाती है। अगर मृदा नमूना 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लेकर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच में है तो मृदा नमूना मध्यम स्तर का माना जाता है। मध्यम स्तर के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देने की संतुति की जाती है। अमूमन उत्तर प्रदेश की मृदाओं के लिए अभी फिलहाल विशेष कर पोटास खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर थोड़ी सी मात्रा में किसानों ने सड़ी हुई प्रेस मड या गोबर की खाद डाल देते हैं 3 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर के लगभग, तो पोटास देने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इनके अधिक दूध का उत्पादन तभी संभव है जब इनके आहार और आवास का प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। तो गर्मियों के समय इन दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरीके से आपको करनी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर एम के श्रीवास्तव।
सर्दी गई और गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है। तो गर्मी के सीज़न में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो गर्मी पड़ती है, तेज धूप हो जाती है और लू के तपेड़े पड़ने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में पशुओं का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और ख़ास तौर से जो अपने गाय भैंस हैं इनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ने के कारण वो खाना पीना उनका कम हो जाता है, और जो उनको चारा मिलता है तो चारा में पचने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कारण उनकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, और यदि आप इस मौसम में भी गाय और भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाना होगा। तो इसके लिए गाय और भैंसों का गर्मी में आवास प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। भैंसें तो काले रंग की होती हैं और काली होने और उनकी स्किन भी मोटी होती है, चमड़ी, उसके कारण भैंसों के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा मेंटेन हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है क्योंकि श्वेत ग्रंथियाँ कम रहती हैं। इस कारण से भैंसों में और ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होती है। तो गर्मियों में एक तो शेड ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ सीधी धूप नहीं पड़े और लू के तपेड़े नहीं पड़े। शेड आपका ऐसी जगह बनाना चाहिए। ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो शेड का अपना खुला स्थान है वहाँ पे अपन क्या करें, जूट के और उसके वो डाल दें टाटी बना के, और उसको पानी से गीला कर दें। इसके अलावा छत पे, जो अगर छत पक्की छत है तो पक्की छत के ऊपर भी अपन जो बांस और टाटियाँ मिला के आपकी मक्का की और ज्वार बाजरा की कड़बी को लेकर जोड़कर उसके छत के ऊपर वो बना के लगा सकते हैं, जिससे कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए कुछ हद तक। और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रही है, आवश्यकता होगी तो कूलर की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। आपको पंखे तो लगाई देने चाहिए, खास तौर से जो अपने ये क्रॉसबेड एनिमल लाते हैं, जो संकर नस्ल की गाय हैं, उनके लिए तो बहुत ही चाहिए। अब दूसरा, शेड को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ रखना है। शेड में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, गोबर नहीं होना चाहिए। शाम का गोबर सुबह और सुबह का गोबर शाम तक पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये कि जो पशुओं को आप सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक शेड में ही रखें, क्योंकि धूप तेज रहेगी, बाहर निकलेंगे तो ज़्यादातर गावन पशु और ये पशु, तो उसमें उससे बचाने के लिए। और रात में उनको शाम को 7 बजे से बाड़े में रखें, सुबह 7 बजे तक, तो पूरी रात भर वो बाड़े में रहेंगे खुले में, तो अच्छा रहेगा। और ज़्यादा गर्मी हो तो उस समय आपको खास तौर से भैंसों में आपको सुबह 11 बजे और शाम को 3 बजे छिड़काव करना पड़ेगा, स्प्रे करके पानी का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो उसके प्रभाव से उसको बचाने के लिए। किसान भाइयों, अभी आपने गर्मी के मौसम में गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय और भैंसों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इनको जो अपन वो करेंगे पशु आहार का, इनको खाने का, तो खाना भी इनको ठंडे समय ज़्यादा दिया जाए, सुबह दे और शाम को दे, क्योंकि दोपहर में इनको खाना नहीं मिल पाएगा। तो खाने में भी इनको इस समय जैसे प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन भी थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा आपको, बैलेंस डाइट इनको देना पड़ेगा। पर क्या होता है कि हरा चारा भी उपलब्धता की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हरा चारा नहीं हो तो उसके लिए यूरिया मोलिसिस मिनरल ब्लॉक बनते हैं। ये यूरिया मोलिसिस मिनरल ब्लॉक आते हैं, वो भी 300 ग्राम प्रति पशु रोज के हिसाब से देना चाहिए। जो गेहूं का भूसा है उसका यूरिया से उपचार करके 40 दिन रखते हैं, फिर निकाल के वो वाला भी, यहाँ तक कुछ हद तक अपन हरे का पूर्ति करने के लिए दूध में इफेक्ट नहीं हो, तो ये 2 चीज़ों का तो अपन कर सकते हैं उसको देकर। और पानी इनके लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध रहे 24 घंटे, स्वच्छ और ठंडा पानी बिल्कुल स्वच्छ उनके पड़ा रहे, जब चाहे वो पी सके, क्योंकि 80 लीटर एक जानवर को पानी लगता है और दूध में भी 80 से 85% पानी रहता है, शरीर में भी 70% पानी रहता है। तो पानी इनको हमेशा उपलब्ध है। अगर जब सुबह निकाल के ले जाते हैं बाहर चराने या जब भी घुमाने, तो उसमें क्या करें, 50 ग्राम गुड़ और आधा किलो दलिया, ये अगर मिला के उसमें दे देंगे पानी में धूप में निकलने से पहले, तो लू से बचा जा सकेगा। पशुपालक भाइयों, गर्मी के मौसम में गाय और भैंसों को जू और किलनियों द्वारा तो परेशान किया जाता ही है, साथ ही साथ इनमें कुछ बीमारियों के आने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप अपने जानवरों को इन सभी समस्याओं से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जब गर्मी के समय इनके स्किन के ऊपर, मतलब गिचोड़ी और एक्टोपैरासाइट बढ़ जाते हैं,
तो उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो एक्टोपैरासाइट से बचाने के लिए एक तो दवाई आती है इनकी, जो कि इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे एक्टोपैरासाइट मर जाते हैं, वो भी टाइम से उसको लगाएं। या फिर बहुत सारी दवाई में प्रोडक्ट आए हुए हैं, ब्यूटॉक्स है, ऐसा है, 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के इनके शरीर पे रखें। दवाई लगाते टाइम बहुत जरूरी है कि पशु का एक तो मुंह बांध दें और नीचे से ऊपर करें। शरीर के ऊपर से नीचे करेंगे तो बाल रहते हैं ना, नीचे से ऊपर करेंगे तो दवाई अंदर तक जाएगी। बीमारी जो है इस समय गलघोटू बीमारी आने की संभावना है। तो गलघोटू बहुत भयंकर बीमारी है, अगर आती है तो एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है और देखते देखते पशु मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि मई में अपन उसका टीका लगवा लें। और टीका लगाने में इस बात का ध्यान रखें कि 3-4 महीने का जो पशु है उसको छोड़कर सब पशुओं को लगाया जा सकता है। और जो एडवांस प्रेग्नेंट हैं, जो गाभन पशु हैं, उनको अपने को टीका नहीं लगाना है, क्योंकि उछल कूद से गिर सकती है और उनका गाभ फेंक सकती है। परंतु ऐसे पशु को जनने के बाद फिर लगा दें, जनने के बाद उनको लगाना जरूरी है। इसी तरह एक मुंह पका खुर पका रोग की भी संभावना गर्मी में भी आती है और सर्दी में भी। FMD बोलते हैं उसको, फुट एंड माउथ डिजीज, खराड़ा बोलते हैं। तो ऐसी बीमारी का भी आपको टीका लगवाना पड़ेगा। तो ये टीका तो बर्फ में रख के आता है, तो बर्फ में रखे हो उसको लगाना पड़ेगा, उसको कोल्ड चेन मेंटेन जरूर करना पड़ेगी। तो ये दोनों टीके आपके बहुत जरूरी है गर्मी में इनको लगाना। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बरौली मैनपुरी के जगमोहन यादव ने। आपने सिट्रोनेला की रोपाई पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि एक फसल है जिसको सिट्रोनेला या जावा सिट्रोनेला के नाम से जिसको लोग जानते हैं, इसकी खेती करके भी किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका उपयोग जो है खास करके सौंदर्य प्रसाधन में बड़े पैमाने पे इसका उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ जो आपका मच्छर भगाने वाली जितनी क्रीम बनती हैं या लोशंस बनते हैं, उन सब में भी जो है इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें मच्छर, इसके तेल में मच्छर को दूर रखने का एक गुण होता है। इसलिए इसकी उपयोगिता जो है पूरा, और साथ ही साथ जो है अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी खेती करने के लिए खास करके तराई वाले इलाके और समय में आप देखें कि सबसे बढ़िया समय वैसे बरसात का होता है, जब बारिश होती रहती है उस समय इसकी पौध जो है रोपित की जा सकती है मुख्य खेत में। लेकिन जो कुछ किसान जिनके पास सिंचाई के साधन हैं और वो जो है उस तरह के किसान जो है इस समय भी जो है फरवरी मार्च में जो है इसकी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी करते समय ये ध्यान रखें कि खेत में जब हम पौधे रोपण करने जा रहे हैं उससे पहले उसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं है। अगर उसमें नमी नहीं है तो हम जो है उसको उसके लिए जो है पलेवा कर लें, पहले से सिंचाई करके जो है खेत को फिर जब वो तैयार होने लगा हो उस समय तैयार करें। और साथ ही साथ जो हमारे पास जैसे कि इस फसल के लिए करीब लगभग जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो इसमें ध्यान रखें कि पोटास और जो फास्फोरस की मात्रा है उसको हम जो है लगाते समय या जो लास्ट जो हम जुताई करते हैं उसी समय मिला दें, और 1/3 भाग जो है नाइट्रोजन का भी उस समय मिला दें। तो मुख्य बात यह है कि जब भी हम खेती करें तो हम अच्छी प्रजाति का उपयोग करें। तो खास करके जो सिट्रोनेला में है, तो जैसे कि मंदाकिनी है, मंजूसा है, बायो-13 है, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे कि अच्छा तेल हमें किसानों को प्राप्त हो सकता है। तो इसकी खेती जो है पुरानी जड़युक्त कलमों से की जाती है, यानी कि जो पुराने पौधे होते हैं उनमें जो कल्ले होते हैं जिनमें की जड़ निकली होती है, उन जड़ों को हम अलग कर लेते हैं। और जड़ों को अलग करने के बाद जो है उसको उसकी पत्तियां काट के और उसकी थोड़ी सी जड़ हल्की करके कम करके फिर हम जो है उसको पौधरोपण सामग्री तैयार करते हैं। और उसके बाद जो है करीब जो है 45 गुणा 30 सेंटीमीटर या 45 गुणा 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम इसको खेत में लगा सकते हैं। और उसके लगाने के तुरंत बाद हम इसमें जो है सिंचाई करते हैं, जिससे कि पौधे हमारे कम से कम मरे। और ये भी ध्यान रखें कि अगर इस बीच कुछ दिनों बाद आप देखें कि 15-20 दिन बाद अगर कुछ पौधे मर रहे हैं तो उन पौधों के स्थान पर जो है नए पौधे जो है आप उसमें रोपित कर दें, जिससे कि पौधों की एक उचित संख्या जो है प्रति हेक्टेयर में बनी रहे और हमें उचित मात्रा में जो है तेल का उत्पादन मिल सके।
रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। यदि आप फरवरी या मार्च में रोपाई करते हैं तो मई माह तक नियमित सिंचाई करते रहें। अगर बरसात में रोपाई करते हैं तो अक्टूबर माह से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिंचाई में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि फसल में ना तो अधिक पानी लगे और ना ही नमी की कमी हो। इसके अलावा रोपाई के 1-1.5 माह बाद खरपतवार अधिक दिखाई दे तो एक निराई गुड़ाई कर दें। उसके बाद आवश्यक हो तभी निराई गुड़ाई करें। जहां तक खड़ी फसल में यूरिया के प्रयोग की बात है तो प्रत्येक कटाई के बाद 225 किलोग्राम यूरिया को 3 भाग में बांटकर फसल में प्रयोग करें। तो उसके बाद एक बार आप उसको मुख्य खेत में लगा लें तो उसके बाद ये देखें कि 4-5 महीने बाद जो है आप इसकी फसल की कटाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कटाई करें, कटाई का ध्यान ये रखें, आप जब कटाई करने का समय हो उस समय ये ध्यान रखें कि उस समय दिन जो है पूरा धूप वाला दिन हो और उस दिन बदली ना हो। अगर बदली होगी तो आपका तेल की गुणवत्ता कम होगी, अच्छी नहीं होगी और तेल की मात्रा भी कम होगी। इसलिए जब भी कटाई करें तो जो है धूप वाले दिन करें, जिस दिन अच्छी खासी धूप खिली हो उस दिन आप इसकी कटाई करें। और कटाई करने के बाद जो है आपको उससे जो है तेल प्राप्त होगा जो, तो उसको आप सुरक्षित करके रख सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि तेल अगर हवा के संपर्क में ज़्यादा दिन तक रहेगा तो ख़राब हो जाता है। इसलिए जो है आप तेल को रखने के लिए जो है स्टेनलेस स्टील के बर्तन का उपयोग करें और अगर आपकी स्टेनलेस स्टील नहीं है तो कांच के बर्तनों का उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि तेल जब भी हम उन बर्तनों में भरें तो वो पूरा ऊपर तक पूरा फुल रहे, जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है वहाँ तक वो फुल रहे, क्योंकि उसमें अगर फुल रहेगा तो हवा की मात्रा उसमें कम से कम रहेगी और तो तेल जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ही साथ उसको जो है सूखे स्थान पर जहाँ पे नमी ना हो और जहाँ पे ज़्यादा धूप न पड़ती हो ऐसी जगहों पर रखें जिससे कि वो काफ़ी दिन तक सुरक्षित रह सके। तो सिट्रोनेला में एक बार आप लगा दें, सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि ये 5 साल तक आपके खेत में बना रहता है। एक बार आपने रोपण कर दिया तो 5 साल तक आप इसकी देखभाल करें और इससे अच्छा तेल प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर लखनऊ में आयोजित गोष्ठी पर विशेष अंश। विषैले पौधों का पशुओं पर दुष्प्रभाव और उसका उपचार। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।